नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख ने अब इजराइल को खुली धमकी दी है। तस्नीम के अनुसार हुसैन सलामी ने चेतावनी दी कि ईरान पर हमले के बाद अब इजराइल के लिए इसके नतीजे कड़वे और अकल्पनीय होंगे जो वो सोच ना सकें। हुसैन सलामी ने कहा है कि इजरायली हमला सटीक नहीं बैठा, वो गलत आकलन का और लाचारी का संकेत था। उन्होंने कहा है कि इजराइल को फिर भी इसके नतीजे भुगतने होंगे। क्या ईरान इजराइल पर नए हथियारों से हमला करने की प्लानिंग कर रहा है जिसका इजराइल के पास तोड़ ना हो? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगही ने कहा है कि इजराइल पर बड़ा हमला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल पर हमले का मजबूत और तगड़ा जवाब देने के लिए तेहरान सभी उपलब्ध हथियारों का इस्तेमाल करेगा। बगही ने बिना विस्तार से बताया कि ईरान का हमला इजरायली हमले के नेचर पर निर्भर करता है। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना पर एक बड़ा हमला किया। इस हमले में 5 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद से 30 सितंबर को जमीनी कार्रवाई शुरू होने के बाद से क्षेत्र में मारे गए इजरायली सैनिकों की कुल संख्या 37 तक पहुंच गई है। बता दें, युद्ध लगातार बढ़ रहा है जिसका इलाके में गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच चल रही जंग तेज हो गई है। इजराइल ने ईरान पर छोटा सा हमला किया था, उससे पहले ईरान ने भी इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद इजराइल की ओर से कहा जाने लगा था कि पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देंगे, लेकिन बहुत मुलायम से हमला किया गया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि ईरान इस हमले का अब कोई जवाब नहीं देगा। हालांकि ईरान इजराइल और उसके सहयोगियों पर दूसरी तरफ से हमले करवा रहा है। ईरान पर हमले के बाद से अमेरिकी सेना पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया, जॉर्डन, इराकी ट्राई बॉर्डर में अमेरिका के बेस पर रविवार रात हमला किया गया। कहा जा रहा है कि अमेरिकी अल तनफ बेस में ड्रोन से हमले के बाद से अमेरिकी सेना पैनिक मोड में है। यही नहीं, डेर एजोर में अल अमर तेल क्षेत्र बेस पर भी अमेरिकी कब्जे वाले बलों को भी निशाना बनाया गया। अल मयादीन के संवाददाता ने यह भी बताया कि इलाके में एक शक्तिशाली विस्फोट सुना गया। अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टरों को भी क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरते देखा गया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि क्या इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से ईरान के समर्थक गुट लगातार अमेरिका को भी निशाने पर ले रहे हैं। अभिनव अरोड़ा अक्सर खराब खबरों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। कुछ दिन पहले उनको एक यूट्यूबर ने एक्सपोज कर दिया था और बताया कि कैसे अभिनव अरोड़ा के माता पिता ने उसको क्या क्या बोलना है वो रटा दिया है। वो हर जगह एक एक शब्द वही कहता है और जब जब अलग सवाल पूछ लो तो चुप हो जाता है, इधर उधर देखने लगता है। कई तरीके से अभिनव अरोड़ा को एक्सपोज किया गया। अब अभिनव अरोड़ा के मामले में लॉरेंस बिश्नोई भी आ गया है। अब अभिनव अरोड़ा के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से लगातार धमकी दी जा रही है। ये धमकियां उन्हें फोन कॉल्स के जरिए मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें आज कॉल के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से संदेश मिला है जिसमें अभिनव को जान से मारने की धमकी दी गई है। बीती रात भी हमें फोन आया था लेकिन बात नहीं हो पाई थी। आज फिर उसी नंबर से फोन आया है जिसमें कहा गया है कि हम अभिनव को जान से मार देंगे। बिहार के पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित रूप से जान से मारने की धमकी मिली। पप्पू यादव को मिली धमकी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पप्पू यादव ने सोमवार को न्यूज एजेंसी एनआई से कहा, मैंने सामाजिक न्याय की लड़ाई में कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं। मेरी किसी से जिंदगी में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। देश के हित में झारखंड महागठबंधन के लिए मैं काम कर रहा हूं। अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, दायित्व सरकार का है। बिहार में पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव को अब लॉरेंस बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दी है। उनके पास पहले से वाई श्रेणी की सुरक्षा है, लेकिन अब उन्होंने सुरक्षा बढ़ाकर जेड श्रेणी करने की मांग की है। सांसद पप्पू यादव को खतरा लॉरेंस बिश्नोई के एक गुर्गे के एक वॉइस मैसेज से महसूस हुआ। उन्होंने लॉरेंस के गुर्गे का वॉइस मैसेज सार्वजनिक करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही बिहार सरकार को इस बाबत अवगत कराया है, लेकिन बिहार की सरकार तो बस उनकी हत्या हो जाने के बाद सदन में श्रद्धांजलि सभा का इंतजार कर रही है। सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे का जो वॉइस मैसेज सार्वजनिक किया है उसमें वो बता रहा होता है कि 10 मिनट के लिए जेल का जैमर बंद कराया। इसके लिए हर मिनट के 1 लाख रुपए देने पड़े थे। गुर्गा अपने मैसेज में एक बार फिर पप्पू यादव को समझाते हुए कह रहा है कि 10 मिनट के लिए जैमर बंद कराने के लिए प्रति मिनट 1 लाख रुपए लगे हैं।
फिर गुर्गा पूछ रहा है कि 10 मिनट जैमर का बंद कराने का मतलब भी समझते हो कि नहीं। इसके बाद इसी गुर्गे का दूसरा मैसेज आया। इसमें गुर्गा एक हकलाते हुए पप्पू यादव को समझा रहा है। इसमें कह रहा है कि वो उसकी जान बचाना चाहता है, लेकिन एक तू है कि समझ ही नहीं रहा। भाई से बात करके कह देता हूँ कि न्यूज़ वालों ने क्लिप्स काट कर चला दी है, केवल इतने भर से मामला शांत हो जाता है, लेकिन तुम्हारी तो अकड़ ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बता दें, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा था कि देश की कानून और न्याय व्यवस्था की पाबंदी नहीं होती तो वो 24 घंटे में लॉरेंस जैसे गुंडे के नेटवर्क को ध्वस्त कर देते। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सेबी की चेयरमैन माधवीपुरी बुच को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी की ओर से वीडियो शेयर किया गया, जिसके साथ उन्होंने अडानी बचाओ सिंडिकेट होने का दावा किया। शेयर की गई क्लिप में पार्टी नेता पवन खेड़ा राहुल गांधी को ये बताते हुए नजर आए हैं कि कॉरपोरेट जगत में इन दिनों खूब चर्चा है कि माधवीपुरी बुच केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को ब्लैकमेल कर रही हैं। वो ये कहकर ब्लैकमेल कर रही हैं कि अगर मैं डूबी तो आपको भी ले जाऊंगी। पवन खेड़ा ये भी बताते दिखे कि सेबी चेयरमैन माधवीपुरी बुच किसी से नहीं डर रही हैं, उन्हें कोई तो बचा रहा है, ऊपर किसी को डरा रही हैं इसलिए बच रही हैं। ये पूरा मामला अडानी और हिंडनबर्ग तक जाता है। माधवीपुरी बुच ने अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को शामिल कर रखा है, सिर्फ उन्हें ही क्यों लैटरल एंट्री में रखा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई तब हमें उससे जवाब मिला। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कमेटी बनाने के लिए कहा था, पर जो लोग अडानी और माधवीपुरी बुच के करीबी थे वो उसमें रखे गए। उन्होंने अडानी को क्लीन चिट दे दी। वीडियो में राहुल गांधी और पवन खेड़ा कई गंभीर दावे और आरोप लगा रहे हैं। सीजेआई दीवा चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी के उनके घर पर मुलाकात पर टिप्पणी की, सफाई दी और कहा कि सरकार के प्रमुख जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलते हैं तो इन मुलाकातों में राजनीतिक परिपक्वता होती है। उन्होंने कहा था कि हम राज्य या केंद्र सरकार के मुखिया से मिलते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई डील हो गई। इसके बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि ये देखना दुखद है कि सीजेआई को सार्वजनिक रूप से ये कहना पड़ा कि उन्होंने कोई लंबित राजनीतिक मामलों में से किसी पर भी पीएम मोदी के साथ चर्चा नहीं की, जबकि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उन्हें 4 कैमरों के साथ गणेश पूजा के लिए अपने आवास पर निजी तौर पर आमंत्रित किया था। प्रशांत भूषण ने कहा, फिर भी सीजेआई ये सोचते हैं कि उनको इतिहास में कैसे याद रखा जाएगा। वायनाड से कांग्रेस की प्रत्याशी प्रियंका गांधी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा टारगेट ये है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं वायनाड की जनता के लिए दिन रात काम करूंगी, उनकी सेवा करूंगी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि उनकी सरकार में संविधान के मूल्यों को लगातार नष्ट किया जा रहा है। एक नुक्कड़ सभा में बोलते हुए प्रियंका ने मणिपुर में हिंसा का जिक्र किया और आरोप लगाया कि देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ योजनाबद्ध हमले हो रहे हैं। वक्फ बिल पर जेपीसी के विपक्षी नेताओं ने सोमवार को एक बार फिर पैनल की मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मौखिक साक्ष्यों के लिए बुलाया जा रहा है, इनकी वक्फ बिल में किसी तरह की कोई हिस्सेदारी नहीं है। सोमवार को वॉकआउट करने वाले नेताओं में असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद और सपा के सदस्य मुहिबुल्लाह नदवी शामिल थे। हालांकि कुछ समय तक मीटिंग से दूर रहने के बाद में वो फिर से उसमें शामिल हो गए। वॉकआउट करने वाले नेताओं ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक ने दिल्ली सरकार की जानकारी के बिना प्रेजेंटेशन में बदलाव किए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को एक पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि अधिकारी ने दिल्ली सरकार से मंजूरी लिए बिना ही समिति को रिपोर्ट सौंप दी। आरएसएस के नेताओं को इसका काफी मलाल है कि राहुल गांधी उनसे नहीं मिलते। उनका कहना है कि वो किस मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन हमसे गले नहीं मिलते। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करने के बावजूद आरएसएस नेताओं से नहीं मिलने के लिए राहुल गांधी पर परोक्ष हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं पर हमसे मिलना नहीं चाहते।
हम तो सबसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरएसएस ने राहुल गांधी से बात करने का प्रस्ताव भेजा था और राहुल ने इनकार कर दिया, और वो राहुल से क्यों मिलना चाहते हैं? क्या वो संघ को राहुल ने मान्यता दे दी ऐसा दिखाना चाहते हैं? जैसा वो कहते रहे हैं कि गांधी हमारे यहाँ आए थे, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी आरएसएस के मुख्यालय आए थे, अब वो राहुल गांधी को बुलाकर मोहर लगाना चाह रहे हैं। हालांकि सवाल कई हैं और कयास भी, बस सटीक जवाब नहीं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सामान की कीमतें तो बढ़ गई हैं लेकिन मजदूरी या फिर सैलरी नहीं बढ़ी, या फिर अगर सैलरी बढ़ भी गई तो उसकी अपेक्षा खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं? एक रिपोर्ट में पिछले एक साल की कीमतों की तुलना करने से कम ऐसी बात सामने आई है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2024 में औसतन स्वास्थ्य भोजन की लागत पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 52% बढ़ गई है। इस बीच औसत वेतन और मजदूरी में 9 से 10% ही वृद्धि हुई है। वैसे तो ऐसी स्थिति होने से सभी लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन दिहाड़ी मजदूरों और कम वेतन पाने वालों के लिए ये बेहद ही डरावनी तस्वीर है। आमतौर पर दिहाड़ी और अनियमित मजदूर अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा खाने में ही खर्च कर देते हैं और पैसे बचत ना के बराबर ही होते रहे हैं। लेकिन पिछले एक साल में भोजन की कीमतों में ही इतनी बढ़ोतरी होने से इनके लिए और भी दुर्ह स्थिति हो गई है। जिन घरों में महिलाएं एकमात्र कमाने वाली हैं, उनकी हालत और ज़्यादा खराब है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 2025 में जनगणना शुरू करने और 2026 तक इसे पूरा करने की संभावना है। देश की जनसंख्या गिनने की कवायद 4 साल की देरी से होगी। कांग्रेस ने जातीय जनगणना पर मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि एक तरफ जनगणना आयुक्त का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार ने जातीय जनगणना पर चुप्पी साध रखी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनगणना पूरी होने के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार लोकसभा सीटों के परिसीमन की कवायद शुरू करेगी। समझा जाता है कि परिसीमन की कवायद शायद 2028 तक पूरी हो जाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के दावे ने सियासी पारा हाई कर दिया है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती, जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि महायुति गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर जीत जरूर हासिल कर सकती है। फडणवीस ने बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजित गुट की एकजुटता को जीत का जरिया बताया। उन्होंने कहा कि 3 पार्टियों के वोट मिलाकर ही महायुति विजयी होगी। बीजेपी अकेले चुनाव जीत नहीं सकती, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा सीटें और वोट शेयर के साथ महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। बीजेपी ने सोमवार को बताया कि वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने हिस्से से गठबंधन साथियों के लिए कौन सी 4 सीटें छोड़ रही है। बीजेपी ने वडनेरा सीट युवा स्वाभिमान पार्टी, गंगाखेड़ सीट राष्ट्रीय समाज पक्ष, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए कलिना सीट और शाहूवाड़ी सीट जन स्वराज्य शक्ति पक्ष के लिए छोड़ी है। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आज ही बयान दिया था। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है। अपनी इस दूसरी सूची में बीजेपी ने केवल 2 उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है। बीजेपी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट से गमालियल हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस हिरासत में मोहित पांडे नाम के युवक की मौत हो गई, जिसके बाद यूपी की सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने घेरा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस हिरासत का नाम बदलकर रख दें अत्याचार गृह। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लखनऊ में पिछले 16 दिनों में पुलिस हिरासत में मौत, जिसको हत्या पड़ा जाना चाहिए, ये दूसरा समाचार मिला है। नाम बदलने में माहिर सरकार को अब पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए, हम उनके साथ हैं। लखनऊ में मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत पर प्रियंका गांधी ने भी योगी को घेरा। प्रियंका ने कहा है कि यूपी में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है और अगली सुबह एक की मौत हो गई। एक पखवाड़े में यूपी पुलिस की हिरासत में दूसरी मौत है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे की हत्या कर दी। यूपी हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पर है।
प्रदेश में भाजपा ने ऐसा जंगल राज कायम किया है जहां पुलिस क्रूरता का पर्याय बन चुकी है। जहां कानून के रखवाले ही जान ले रहे हैं, वहां जनता न्याय की उम्मीद किससे कर सकती है। लखनऊ में मोहित पांडे की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। मोहित पांडे के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। इसके अलावा 10 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया। वहीं सरकार की ओर से परिवार को एक घर और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं पुलिस हिरासत में मौत के बाद सरकार ने थाने के इंस्पेक्टर को निलंबित किया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, इसलिए आगे जांच के लिए भेजा जाएगा। ये जानकारी लखनऊ पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। घटना शनिवार की है, जब किसी आदेश के नाम के व्यक्ति के साथ मोहित का विवाद हुआ। उसके बाद पुलिस मोहित को अपने साथ ले गई। मृतक के घर वालों का आरोप है कि आदेश स्थानीय नेता का रिश्तेदार है, जिसकी वजह से पुलिस ने छोटे से मामले को लेकर पिटाई की है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, यह घटना दुखद है और सरकार इस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से भारतीय सेना पर हमला हुआ है। आतंकवादियों ने असारी और सुंदरबनी में सेना के काफिले पर गोलियां चलाई। सैनिकों ने तुरंत जवाब दिया और हमले को विफल किया। कोई घायल नहीं हुआ। आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुरक्षा अधिकारियों को खौर के भट्टल इलाके में असन मंदिर के पास ग्रामीणों ने भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना दी थी। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की न्यूयॉर्क रैली के दौरान ही कमला हैरिस के प्रचार अभियान के सदस्यों ने ट्रंप पर जुबानी निशाना साधा। वहीं ट्रंप भी अपनी रैलियों में लगातार मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उनकी सहयोगी कमला हैरिस के कार्यकाल की आलोचना कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस के प्रचार अभियान के लोगों ने ट्रंप को घेरे में लेते हुए कहा कि वो हमेशा वादे करते हैं और हमेशा उसे पूरा करने में नाकाम रहते हैं। हैरिस के चुनाव प्रचार अभियान ने ट्रंप को अस्थिर बताते हुए कहा वो अपने दूसरे कार्यकाल में असीमित ताकत चाहते हैं। ट्रंप ने अपने राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने और उनको जेल भेजने का वादा किया है। वहीं अमेरिकी कारोबारी और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एलन मस्क ने भी ट्रंप की न्यूयॉर्क रैली में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में प्रचार अब लगभग अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। अपने प्रचार के मद्देनजर ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट के अपने पुराने नारे को दोहराया। अपने भाषण में ट्रंप ने अमेरिका को सुरक्षित, साफ और खूबसूरत बनाने का वादा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी बच्चों को देश के झंडे का सम्मान करना भी सिखाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के संविधान का दूसरा संशोधन, जो कि अमेरिकियों को बंदूक रखने का अधिकार देता है, वो भी खतरे में है। उन्होंने रैली में शामिल भीड़ से पूछा कि क्या वो इसके खिलाफ हैं, तो भीड़ ने चिल्लाते हुए नहीं में जवाब दिया। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि हम कमला के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आज रात यहाँ हमारे बहुत से राजनेता ये जानते हैं। ट्रंप ने कहा कि उसका कोई मतलब नहीं है। हम बाइडन या कमला से कहीं अधिक बड़ी और उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली किसी चीज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो एक विशाल, शातिर, कट्टरपंथी वामपंथी मशीन है जो आज की डेमोक्रेट पार्टी चलाती है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।